नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और आपको इस कोर्स को लेकर कोई शिकायत नहीं है। होपफुली आप लोग अपनी स्टडी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, जैसा मुझे आपसे उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि जो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस दिए हैं, ढेरों हजारों बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। उनकी आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं वो बच्चे कृपया ऐप डाउनलोड करके क्वेश्चंस और उसकी आंसर की ले सकते हो। आरपीएससी वाले कोर्स में से फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब बहुत ही जल्द मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सौरभ, मुझे उम्मीद है कि तुमने सबसे पहले तो वो टेस्ट देखा होगा जो टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद आपने वो क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इसीलिए आपसे एक दिन में तो वो होंगे नहीं, बट मेरा ये उम्मीद है उतने क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो फिर यूनिट एंड डायमेंशंस की जो यूनिट है, वो जो चैप्टर है, ठीक है ना, उस चैप्टर में से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं जाएगा किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम में। 70 क्वेश्चंस किए, वेरी गुड। ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आंसर की मिलाई कितने सही गए तुम्हारे सौरभ? 70 में से कितने सही रहे? क्योंकि वो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। हर यूनिट में से इतने ही सवाल आपको मैं देने वाला हूँ, इसीलिए उम्मीद है कि आप यूनिट वाइज इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आंसर की नहीं मिलाई, चलो कोई बात नहीं, मिला लेना, ठीक है, जल्दी ही खत्म कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस के आप लोगों को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। हेडिंग 2, औसत चाल, यहाँ पे हम लोगों ने कल खत्म किया था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात हम कर रहे थे, तो इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने सबने बाइक चलाई है। आप लोग क्या करते हो, क्या बाइक को थ्रू आउट कंप्लीटली घर से निकलते टाइम और कॉलेज पहुंचने तक सेम स्पीड पे रखते हो? नहीं रखते हो। घर से गली पार करोगे, मेन रोड तक जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी रहेगी? 20-30 के आसपास की रहेगी। जब आप मेन रोड से हाईवे तक जाओगे तो आपकी स्पीड लगभग 40-50 के आसपास की रहेगी। और फिर जब आप लोग हाईवे पे पहुंच जाओगे तो आपकी स्पीड 80-90 के आसपास हो जाएगी। तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग डिस्टेंस, जैसे मान लो गली पार करी, 200 मीटर की डिस्टेंस या 500 मीटर की डिस्टेंस आपने कवर करी। फिर आपने मेन रोड पे गए तो लगभग मान लो 2 किलोमीटर की स्पीड आपने कवर करी। फिर हाईवे पर गए तो 15 किलोमीटर की स्पीड आपने डिस्टेंस कवर करी। तो अलग अलग डिस्टेंस पे आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। तो भाई साहब, एवरेज स्पीड का क्या, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आपके घर से कॉलेज की डिस्टेंस मान लो 18 या 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो 18 या 20 किलोमीटर, ये तो हो गई आपकी पूरी दूरी तय की गई। और इस पूरी दूरी को तय करने में आपने कितना समय लगाया, समझ में आ रही बात? मान लो घर से कॉलेज तक पहुंचने में आपको लगता है लगभग आधा घंटा, 18 किलोमीटर में या 20 किलोमीटर में। तो 18 किलोमीटर बटा आधा घंटा, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई। क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड नहीं गए, आप कभी 20 के, कभी 30, कभी 50, कभी 80 की स्पीड से गाड़ी चलाई है आप लोगों ने। तो अलग अलग स्पीड हुई ना आपकी, तो कांस्टेंट तो हुई नहीं। तो एवरेज निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस जितनी कवर्ड हुई है वो और टोटल टाइम जितना लगा है वो निकाल लेते हैं। तो लिखो, मैं आपको लिखाता हूँ। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, या ऐसे लिखो, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा
तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय। सिंपल सी बात है ना। लिख लो फॉर्मूला। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। अगर मैं इसको फॉर्मूले वाइज लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी एवरेज औसत चाल तय की गई कुल दूरी डेल्टा एस बटा कुल समय डेल्टा टी मान लेता हूँ बस। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अलग अलग दूरी को आप अलग अलग समय के अंदर तय करते हो, अलग अलग दूरी को अलग अलग समय के अंदर तय करते हो, तो उसके लिए अलग पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसके लिए पॉइंट नंबर 4 लिखो या नोट डाल लो। इसमें 1 नंबर पॉइंट लिखो, यदि कण भिन्न भिन्न यदि कण भिन्न भिन्न एक समान चाल यदि कण भिन्न भिन्न एक समान चाल यदि कण भिन्न भिन्न एक समान चाल, जैसे कि जो मैंने आपको जिक्र किया था, V1 V2 V3 एंड सो ऑन, घर से कॉलेज तक पहुंचने में आप अलग अलग चाल से चल रहे हो, ठीक है ना। तो यदि कण भिन्न भिन्न एक समान चाल V1 V2 V3 और मैं इसको Vn तक ले लेता हूं, क्रमशः समय अंतरालों क्रमशः समय अंतरालों T1 से लेकर Tn में गति करता है तो मैं गति करता है तो मैं गति करता है तो औसत चाल V एवरेज बराबर औसत चाल V एवरेज बराबर ठीक है। अब वो कैसी बात है, पहली चाल कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे बाकी समस्त चाल, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 T1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस Vn Tn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस Tn। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर मान लो वो सारी ही अ, अंतरालों को, जैसे मान लो S1 दूरी हो, S2 दूरी हो, सभी को समान समय में पार कर रही है, एक कंडीशन है, अलग ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट अगर मैं मान लूँ कि T1 बराबर T2, मतलब घर से मोहल्ले तक पहुंचने में जितना समय लगा, फिर मोहल्ले से हाईवे तक पहुंचने में जितना समय लगा, वो सब समान समयांतरालों में है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा कोई होगा नहीं, बट फिर भी एज्यूम करें तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वी एवरेज इस स्थिति में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2
प्लस वी एन अपॉन एन। ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, इसे बोलते हैं समांतर माध्य। अगर आप लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा हो, थोड़ा सा आपको पता होगा समांतर माध्य के बारे में। तो इट जस्ट लाइक समांतर माध्य। नॉर्मल मीन हम लोगों ने जो निकाला है, ये नॉर्मल मीन टाइप का स्ट्रक्चर है। अब दूसरा नोट डालो जरा सा, नोट नंबर 2। यदि कण भिन्न भिन्न दूरियों यदि कण भिन्न भिन्न दूरियां S1 S2 S3 यदि कण भिन्न भिन्न दूरियां S1 S2 S3 डैश 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 Sn, आपकी बार दूरियां भिन्न भिन्न है। पहले वेग भिन्न भिन्न था, आपकी बार दूरियां भिन्न भिन्न है बेटा, दोनों में अंतर है। वो क्रमशः V1 V2 V3 को क्रमशः V1 V2 V3 से लेके Vn चालों से तय करता है। चालों से तय करता है। तो अब देखो, समय की कोई बात नहीं की गई है, अब बात केवल दूरी और चाल की गई है। ऊपर वेग सॉरी चाल और समय की थी, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले को वेग और समय में कन्वर्ट किया था। अब की बार बात दूरी और चाल की गई है, इसलिए पूरे फॉर्मूले को मैं दूरी और चाल में कन्वर्ट करूंगा, समय को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे समझाता हूँ, समय को हटा दूंगा मैं अब की बार। तो अब की बार जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होगा, वैसे आप लोग को पता है कि टोटल डिस्टेंस कवर करना जितना होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ तो टाइम का कोई जिक्र किया ही नहीं गया, यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मैं एक बात समझता हूँ बेटा कि टाइम तो गया तेल लेने। तेल लेने मतलब टाइम को तो खत्म कर दो, केवल दूरी की बात करो और वेग को आने दो। वेग को आने दो, तो टाइम को वेग में कन्वर्ट कैसे करेंगे आपको पता ही है। समय बराबर चाल बटा दूरी, समय बराबर चाल बटा दूरी, ऐसे करते करते हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। समय बराबर चाल बटा दूरी नहीं है, दूरी बटा चाल होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव जस्ट फॉरगेट, मैं जस्ट भूल गया था, फ्लो फ्लो में उल्टा लिख दिया मैंने। ऐसी सिली मिस्टेक तुम भी कर सकते हो, आरपीएससी क्या ऐसी सिली मिस्टेक बहुत करवाती है, इसलिए अपने किए को एक बार चेक कर लेना। मैंने भी चेक किया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। एग्जाम टाइम पे भी कोई भी सवाल टिक करने से पहले एक बार उस सवाल को चेक कर लेना, कहीं तुम उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, अब इसमें भी एक कंडीशन हम लगाते हैं, इफ S1 मतलब दूरियां समान हो, ऐसा मैं मान लेता हूं, एक केस बन जाएगा ये। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वी एवरेज बराबर एन अपॉन, क्योंकि एन टाइम एस होगा तो वो तो खैर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 प्लस दैट्स इट।
अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे सामने स्थिति बन जाती है। अब हम इसे करेंगे सवाल। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा समझना, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, यदि कण प्रथम आधी दूरी, सवाल लिखो, मैं लिखा रहा हूं। यदि किसी गति के दौरान, ऐसे लिखो, यदि किसी गति के दौरान, यदि किसी गति के दौरान कण आधी दूरी यदि किसी गति के दौरान कण आधी दूरी v1 चाल से तथा बाकी आधी दूरी v2 चाल से पूर्ण करता है, तथा बाकी आधी दूरी v2 चाल से पूर्ण करता है, तो इस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। तो इस यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, आधी दूरी मतलब बीच में मैं एक पॉइंट लगा दे रहा, तो ए से लेके बीच की दूरी वो v1 चाल से तय कर रहा है, और बीच में से बी पॉइंट तक की दूरी वो v2 चाल से तय कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, मान ली बात। तो अब इसकी औसत दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें भैया आधी का मतलब, इसमें डिस्टेंस मतलब दूरी तो समान तय की एस एस, तो आधी दूरी तय करने में समय लग गया उसको एस अपॉन v1, ऐसा मैं मान लेता हूँ, और ये t1 समय लग गया, और बाकी आधी दूरी तय करने में उसको समय लग गया t2, क्योंकि स्पीड अलग अलग है ना, तो टाइम भी अलग अलग लगना है ना उसका। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, वो तय की गई कुल दूरी बटा तय की गई दूरी में लगाया गया कुल समय। समय का जिक्र उसने किया नहीं है, इसलिए समय को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो समय को एलिमिनेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एस अपॉन v1, और ऐसे लिखना पड़ेगा एस अपॉन v2, एस को माना जाएगा, एस से एस माना जाएगा, तो कुल मिला के ये बनेगा 2v1। समझ में आएगी बात? ये आंसर है। इसे बोलते हैं हरात्मक माध्य। क्या बोलते हैं बेटा? हरात्मक माध्य बोलते हैं इसको, जिस कॉल्ड हरात्मक माध्य। अगला सवाल लिखो, नोट डालो उससे पहले। चलो एक काम करो, सवाल लिखने से पहले एक नोट डालो। लिखो नोट। नंबर 1, लिखो, यदि डिस्टेंस मतलब दूरी व चाल दी हो तब हरात्मक माध्य होगा। यदि दूरी व चाल दी हो तब हरात्मक माध्य होगा। ये शॉर्ट तरीका है। यदि दूरी व चाल दी हो
तब हरात्मक माध्य होगा। नंबर दूसरा लिखो, यदि समय व चाल दी हो, यदि समय व चाल दी हो, तब समांतर माध्य होगा। तब समांतर माध्य होगा। ठीक है, ये दोनों उदाहरण मैं आपको लिखा दी, देखो। दूरी व चाल जब दी तब हरात्मक माध्य, ये हरात्मक माध्य है। और समय व चाल जब दी थी, ये रहा ऊपर, समय व चाल जब दी थी, ये रही समय व चाल का पहला उदाहरण है। तो समय व चाल जब दिया था तब समांतर माध्य था। तो ये एक शॉर्ट तरीका है सवालों को करने का। ठीक है ना। अब एक अगला सवाल लिखो। यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चाल से v1 चाल से तथा द्वितीय आधे समय अंतराल में तथा द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है, v2 चाल से गति करता है, तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात, सिंपल सवाल, देखो शॉर्ट से करना पड़ता है तो कर सकते हैं। ऊपर दिया था प्रथम आधी दूरी को v1 से और द्वितीय आधी दूरी को v2 से। उसने दूरी और चाल दी थी तो हम लोगों ने हरात्मक माध्य निकाल लिया। अब उसने दिया है प्रथम आधे समयांतराल, मतलब समय दिया है, फिर द्वितीय आधे समयांतराल मतलब समय दिया है, साथ में उसको चाल दी है। इसका मतलब ये बोला उसने कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब वो आता है तो आधी दूरी का ये प्रथम समयांतराल है t1, ये द्वितीय समयांतराल है, इसमें ये v1 से तय करता है और ये v2 से तय करता है। सिंपल सी बात है। तो क्या आना चाहिए, समांतर माध्य, मतलब कि v1 प्लस वी टू अपॉन टू, मतलब कि v1 प्लस वी टू अपॉन टू, यही तो आना चाहिए। जरा देखते आता नहीं आता। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है वो अपॉन टोटल टाइम जो लिया है वो। अब उसने दूरी का कहीं जिक्र नहीं किया इसलिए दूरी को हटाना पड़ेगा। तो v1t, मैं मान लेता हूं पहला समयांतराल t है आधा और द्वितीय समयांतराल भी t है आधा, क्योंकि आधा आधा समय है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो ये हो जाएगा V1 प्लस, आ गया ना, ठीक है, समांतर माध्य आ गया ना। तो यही तो मैं बोल रहा था कि समय समांतर माध्य आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या बोलते समांतर माध्य में। अब मैं आपको सवाल करने के लिए कुछ और तरीके समझाता हूँ, कुछ और नोट लिखाता हूँ। देखो नॉर्मली नोट लिखते वक्त आपको ये लिखना है, लिखो क्या नोट, तो क्या लिखना है वो सब मैं लिखा चुका हूँ आपको, नोट तो दोनों इंपॉर्टेंट ऊपर लिख दिए ना। अब एक अगला सवाल लिखो, एक कार पहले मिनट में लिखो, एक कार पहले मिनट में 2.24 एक कार पहले मिनट में 2.24 किलोमीटर पर आवर, इसको हम V1 मान लेंगे बाद में, किलोमीटर पर आवर वेग से, किलोमीटर पर आवर वेग से दूसरे मिनट में दूसरे मिनट में 3.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको हम V2 मान लेंगे, तथा तीसरे मिनट में 5.18 किलोमीटर पर आवर वेग से चलती है। वेग से चलती है। इन तीनों मिनट में कार की औसत चाल की गणना करो। इन तीनों मिनट में कार की औसत चाल की गणना करो। कर सकते हो क्या?
ये एक सवाल मैं तुमको देता हूँ सुब्रत करने के लिए, फटाफट करके दिखाओ एक बार। कर पाए? नहीं, गलत जवाब। समझाते हैं, देखो कुछ नहीं करना इसमें। एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन टी होता है बेटा। एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन टी होता है। सॉरी, उल्टा बोलते हैं, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। ठीक है। सो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी टी हो जाएगा। सो वी एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो ये वी एवरेज का फॉर्मूला टी वन प्लस टी टू से लेके, और खैर डॉट डॉट की बात है, तीन दिन स्पीड, तीन बार लिखना पड़ेगा ना आपको, तो बस तीन तक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है।
अब एस तो खैर आपको दे नहीं रखा, तो इसको हम लोग को तो हटाना पड़ेगा एस को, तो हम लोग इसको लिख देंगे V1T1 प्लस V2T2 प्लस V3T3 अपॉन ठीक है। तो V एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.24 किलोमीटर पर आवर, और इसने बोला है पहले मिनट में, मिनट को मतलब कि 1/60, ये हो गया तुम्हारे पास मिनट का मतलब, 1 मिनट मतलब 1/60 आर, तो मुझे आर में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1/60 आर। ओके, इन द सेम वे हम बाकी लिख देंगे 3.60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसका जो अगला आर है, अगला घंटा है, वो अगला आर उसका है 1/60 आर। इसी प्रकार थर्ड जो है उसका 5.18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1/60 आर, ठीक है। और बाकी समय कितना लगा, 1/60, 1/60, 1/60, दोनों तीनों मिनट ही थे ना, तो पहला मिनट, दूसरा मिनट और फिर तीसरा मिनट, ये आर में चल रहा है सब कुछ। तो आर से आर गया, आर से आर गया, आर से आर गया, सबको जोड़ लो, माइनस कर दो, बटा कर दो, तो वी एवरेज निकल जाएगा तुम्हारे पास 3.67 किलोमीटर बच रहा है ऊपर, और आर नीचे बच रहा है। बोलो कितना आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। सौरभ, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, वो बात की तुम्हारा। अब लिखो तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट स्पीड। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंट वेलोसिटी लिखो, समय के इसमें समय की, मतलब जैसे मैं तुमको बोलूं कि यार 5:55 पे क्या स्पीड है तुम्हारी, क्योंकि आप घर से निकले हो 5 बजे या 5:30 बजे, तुम्हारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है, तो मैं तुमसे बोलूं कि 5:55 पे तुम्हारी क्या स्पीड है बेटा,
तो वो एक निश्चित क्षण की बात हो जाती है ना। तो लिखो समय के विशेष क्षण, समय के विशेष क्षण पर किसी कण का वेग समय के विशेष क्षण पर किसी कण का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। समय के किसी विशेष क्षण पर किसी कण का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अतः तात्क्षणिक वेग बराबर, मैं किसी लिमिट टाइम पर बोलूं, किसी टाइम इंटरवल 0 मतलब 5:55 का मतलब कितना हुआ, जस्ट उसी क्षण पे बात कर रहा हूं मैं ना। तो लिखो मतलब कि ये सिंपल है। क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर एक, कोटा से जयपुर की वायु मार्ग की दूरी कोटा से जयपुर की वायु मार्ग की दूरी 260 किलोमीटर तथा सड़क मार्ग की दूरी 320 किलोमीटर है। सड़क मार्ग की दूरी है, लिख लिया। एक बस जयपुर से कोटा तक की दूरी, एक बस जयपुर से कोटा तक की दूरी 8 घंटे में तय करती है। एक बस जयपुर से कोटा तक की दूरी 8 घंटे में तय करती है, जबकि हवाई जहाज 15 मिनट में। जबकि हवाई जहाज 15 मिनट में। तो इसमें कुछ सवाल है। नंबर पहला सवाल लिखो, बस की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। बस की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। दूसरा सवाल लिखो, बस का औसत वेग किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। बस का औसत वेग किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। चाल और वेग में अंतर है बेटा। वेग जो है वो विस्थापन से निकाला जाता है। विस्थापन सीधी दूरी होती है। सीधी दूरी कितनी है इसमें, 320 नहीं है, 260 है, ठीक है ना। और तीसरा लिखो, हवाई जहाज की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। हवाई जहाज की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। चलो करते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ बस, पहले स्पीड निकालनी है आपको बस की, तो स्पीड निकालना है पहले सवाल में। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, बस की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जो उसने डिस्टेंस कवर करी और जितने टाइम में उसने कवर करी। तो ये तो उसका हो गया क्या, स्पीड हो गई, मतलब कि 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो वेलोसिटी तो बेटा डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, उसमें दूरी नहीं देखते, उसमें डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब डायरेक्ट जो दूरी है जयपुर से कोटा की वो इतनी है, और वो 8 किलोमीटर में तय कर रहा है। तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी जाएगी, 32.5
ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एरोप्लेन अगर निकालेंगे वी एवरेज, तो वो कितना हो जाएगा 260। जितना वो डिस्टेंस चल रहा है, वो हवाई जहाज तो डिस्टेंस इतनी चल रहा है ना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, सेम है उसका, तो पर उसका आर में अगर निकालना है तो आर कितना हो जाएगा, 15 मिनट को आर में निकालो, तो 15 मिनट को आर में से निकालेंगे तो किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 1040 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई तुमको सौरभ। तो यहाँ पर हमारा वेग वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर का मतलब चैप्टर तो नहीं, सॉरी, टॉपिक, तो वेलोसिटी में इतना ही है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है थोड़ा सा। अब हम लोग जाएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, मतलब कि त्वरण के ऊपर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष हमको लेना है, सिंपल सी बात है। तो हेडिंग दो त्वरण, हेडिंग दो त्वरण। लिखो, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि होती है एवं इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के समान होती है। एवं इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के समान होती है। याद रखना, वेग परिवर्तन की दिशा के समान, वेग के समान नहीं, तो ब्रैकेट मतलब वेग की दिशा में नहीं होती है, वेग परिवर्तन की दिशा में होती है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। इसका बीमी सूत्र लिख लो, बीमी बीमा क्या हो जाएगी इसकी बीमी सूत्र, लिखो बीमी सूत्र मतलब बीमा m0 L1 T-2। मात्रक लिख लो, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा ही मात्रक हो गया, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सीजीएस मात्रक हो गया। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों लिख लो। ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी और स्पीड होती है ना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही त्वरण भी होता है। मतलब त्वरण भी यूनिफॉर्मली बढ़ता घटता रहता है, या फिर त्वरण भी जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म घटता है बढ़ता है। तो इसी से संबंधित आगे है, लिखो पहले एक समान त्वरण।
हेडिंग दो, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें लिखो जब त्वरण का परिमाण, इसमें लिखो जब त्वरण का परिमाण जब त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहते हैं, जब त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहते हैं तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अलग अलग मैं त्वरण बनाऊं, वेग बनाऊं, एक ये मोशन बना दूं, इसमें देखो ये वेग है, इसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, ये एक वेलोसिटी है, इसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, ऐसे हर जगह क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो भैया जी तो कांस्टेंट है ना, उसका अलग अलग वेग भी कांस्टेंट है और वेग की करस्पॉन्डिंग जी भी कांस्टेंट है, तो इसे बोलते हैं एक समान त्वरण। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो नोट डाल के, नोट डाल के नंबर 1 पॉइंट लिखो, जब कोई कण, जब कोई कण एक समान त्वरण से गतिमान हो, जब कोई कण एक समान त्वरण से गतिमान हो, जब कोई कण एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका पथ सरल, रेखीय व परवलयाकार हो सकता है। परवलयाकार तो दिखा दिया मैं तुमको, सरल रेखीय मतलब ऐसा भी हो सकता है। जब कोई कण एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका पथ सरल, रेखीय अथवा परवलयाकार हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, जब कोई कण विरामावस्था से नियत त्वरण से, जब कोई कण विरामावस्था से नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो उसका पथ सरल रेखा में ही होता है। ये फिक्स है, विराम अवस्था में अगर गति प्रारंभ करेगा तो पक्की बात है सरल रेखा में होगा। ये जो परवलयाकार है ना, इसमें भी जब कर्ण ने प्रारंभ किया होगा ना, तो वो विराम अवस्था से प्रारंभ किया था और वो स्टार्टिंग से सरल रेखा में था, बाद में परवलयाकार हो गया। दूसरा लिखो असमान त्वरण, दूसरा लिखो असमान त्वरण, जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं,
किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं। तो इसे परिवर्तित या असमान त्वरण कहते हैं। तो इसे परिवर्तित या असमान त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, वही सब डेफिनेशंस हैं। सिंपल ना। सौरभ, और पढ़ना आगे। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। ओके, कल मिलते हैं, बाय बाय।